कोविड-19 से इंडिया को बचाने के लिए सर रतन टाटा ने एक ही झटके में 1500 करोड़ रुपए डोनेट करने का फैसला लिया। को स्कूल छोड़ने और लेने रोल्स रॉयस आती थी, लेकिन वो कभी भी उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई का ताज होटल अकेला ऐसा 5 स्टार होटल है जहां स्ट्रीट डॉग्स को फ्रीली आने की परमिशन है। चेयरमैन बनते ही सर रतन टाटा के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से एक गुंडे ने उन्हें मारने की सुपारी तक दे डाली थी। सर रतन टाटा लॉस एंजलिस में एक लड़की से बेहद प्यार करने लगे, लेकिन उसे ना पा सकने की वजह से उन्होंने जिंदगी भर शादी ना करने का फैसला ले लिया। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आज जिस टाटा ग्रुप ने भारत में इतना नाम कमा रखा है, उस टाटा ग्रुप की शुरुआत आखिर हुई कैसे। सर रतन टाटा ने अपने परदादा जमशेदजी टाटा की लेगेसी को कंटिन्यू करने में क्या रोल निभाया, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली बिजनेस के अलावा रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया था कि उनके जाने के बाद पूरा भारत ही शोक में डूबा हुआ है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात है साल 1886 की। आज से करीबन 138 साल पहले गुजरात के एक छोटे शहर नवसारी में जन्म होता है नुसरवानजी टाटा का। नुसरवानजी टाटा एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, यानी कि उन दिनों उनके पास ना ही कोई जायदाद और ना ही कोई बिजनेस था। बचपन से नुसरवानजी के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि अगर फैमिली की कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, और इसी सोच ने उन्हें अपने घर गांव गुजरात के नवसारी से बाहर निकलकर मुंबई की तरफ जाने के लिए इंस्पायर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि नुसरवान जी ने आखिर मुंबई ही जाने का डिसीजन क्यों लिया, तो सुनो। उस समय मुंबई, जो कि बॉम्बे नाम से जाना जाता था, एक उभरता हुआ कमर्शियल हब था। यहाँ पोर्ट था, यहाँ ट्रेड था, और सबसे बड़ी बात, यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। उनके पास जो कुछ भी सेविंग्स थी उनको लेके वो बॉम्बे आ गए, जहाँ से उनकी बिजनेस जर्नी की शुरुआत हुई। ये वो वक्त था जब इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की काफी डिमांड थी, और नुसरवानजी टाटा ने कॉटन ट्रेड में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने स्मॉल स्केल ट्रेडिंग से शुरुआत की, और नुसरवानजी की ऑनेस्टी और डेडिकेशन ने उन्हें बिजनेस कम्युनिटी में एक पहचान दिला दी। समय बीतता गया और अब नुसरवानजी की लेगेसी को आगे बढ़ाने की बारी थी उनके बेटे जमशेदजी टाटा की। जमशेदजी टाटा यानी कि सर रतन टाटा के परदादा जी। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नवसारी में ही हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन बॉम्बे में हासिल की थी। जमशेदजी के अंदर उनके पिता की ही बिजनेस स्पिरिट थी और वो विजनरीज की तरह सोचते थे। नुसरवानजी टाटा ने अपने बेटे जमशेदजी को ग्लोबल पर्सपेक्टिव देने के लिए उन्हें हांगकांग भेज दिया। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उस समय ब्रिटिश एम्पायर के रूल के कारण हांगकांग एक बड़ा ट्रेडिंग हब था। इसी सीक्वेंस में जमशेदजी टाटा साल 1859 में अपने परिवार के साथ हांगकांग चले गए, ताकि वहाँ ट्रेड और बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकें। ये मूव कोई सिंपल डिसीजन नहीं था, क्योंकि ये कंप्लीटली अननोन टेरिटरी में जाकर बिजनेस एस्टेब्लिश करना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं था। हांगकांग में बिजनेस के दौरान जमशेदजी टाटा ने एक बहुत बड़ा बिजनेस गैप ऑब्जर्व किया। ये बिजनेस गैप ब्रिटिश ट्रेडर्स और चाइनीज ट्रेडर्स के बीच में था। उन्होंने इस गैप को फिल करते हुए टाटा का नेम हांगकांग मार्केट में एस्टेब्लिश कर दिया। कुछ सालों तक हांगकांग में बिजनेस करने के बाद जमशेदजी टाटा इंडिया लौटे विद एन एम्बिशन टू मेक टाटा ग्रुप अ ग्लोबल बिजनेस। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए साल 1868 में उन्होंने टाटा ग्रुप की शुरुआत की। उस समय जमशेदजी की उम्र सिर्फ 29 साल थी, लेकिन उनका विजन किसी भी एक एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर से कम नहीं था। टाटा ग्रुप के जरिए उन्होंने कॉटन ट्रेडिंग में हाथ आजमाया और धीरे धीरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। लेकिन जमशेदजी का सपना सिर्फ ट्रेडिंग तक लिमिटेड नहीं था। वो चाहते थे कि इंडिया भी एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बने। अभी स्क्रीन पर आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है एम्प्रेस मिल्स, जो कि जमशेदजी टाटा की अचीवमेंट्स में से एक है। एम्प्रेस मिल्स टाटा ग्रुप के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि इसमें जमशेदजी टाटा ने वर्कर्स के वेलफेयर का खास ध्यान रखा था। एम्प्रेस मिल्स की सक्सेस ने जमशेदजी की सोच को साबित कर दिया कि किसी भी बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं, बल्कि वर्कर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और यही आइडियोलॉजी सर रतन टाटा ने भी आगे चलकर फॉलो की। जमशेदजी टाटा की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच, वो भी आजादी से इतना टाइम पहले। बाकी लोग जहां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर फोकस कर रहे थे, वहीं जमशेदजी का विजन डेकेड्स आगे तक की सोच रहा था। उन्होंने इंडिया के लिए 3 बड़े ड्रीम्स देखे थे। पहला तो था इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास स्टील प्लांट लगाना, दूसरा था एक हायर एजुकेशन देने वाला इंस्टीट्यूट खोलना, और तीसरा था एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना। एक एक करके तीनों ड्रीम्स की बात करते हैं, पर शुरुआत स्टील प्लांट से करेंगे। तो देखो, जमशेदजी टाटा का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था इंडिया का पहला स्टील प्लांट बनाना, जो था टाटा स्टील। वो मानते थे कि स्टील इंडस्ट्री के बिना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। इनफैक्ट ये स्टील प्लांट का आइडिया उन्हें इंग्लैंड की एक सिटी मैनचेस्टर में एक लेक्चर के दौरान आया था। वो यही नहीं रुके, बल्कि इसके लिए साल 1902 में उन्होंने मेटलर्जी के बेस्ट टैलेंट को ढूंढने के लिए अमेरिका का सफर तक कर डाला। वहाँ उनकी मुलाकात चार्ल्स पेज पेरिन नाम के एक बंदे से हुई, जो एक रिनोन्ड जियोलॉजिस्ट था। जमशेदजी टाटा से मिलकर चार्ल्स पेज पेरिन के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, ये ध्यान से सुनना। I was in my office working on a blueprint, and he said this stranger came to my table and said, I want to put up India's first steel plant. I am happy to fund the plant, but will you come to India? But Charles Page Perrin says I was dumbstruck, but I looked at Jamshedji Tata. I saw fire in his eyes. And he says, I looked at him again and I saw kindness in his eyes. साल 1904 में जमशेदजी और पेरिन ने जमशेदपुर के पास एक लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, जो आज टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है। इस पूरी स्टोरी में सबसे सैड पार्ट ये था कि जमशेदजी टाटा का सपना उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाया, और अपने पापा
यानी कि जमशेदजी टाटा के सपने को पूरा करने के लिए दोराबजी टाटा ने साल 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की नींव रख दी। खैर, जमशेदजी टाटा का दूसरा बड़ा सपना था एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना जो इंडिया में रिसर्च और हायर एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास लेवल पर ले जाए। उन्होंने इस विजन के लिए अपने पर्सनल वेल्थ से 30 लाख रुपए डोनेट किए और इसके लिए बेंगलोर में जमीन भी खरीदी। एंड गेस व्हाट, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेज, ये जो IISc बेंगलोर आप देख रहे हो, ये जमशेदजी टाटा ने ही बनवाया है। जमशेदजी टाटा का तीसरा सपना था क्लीन एनर्जी की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जमशेद जी ने मुंबई के पास इस वेस्टर्न घाट्स में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जिससे मुंबई को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके। सैडली, जमशेद जी का ये ड्रीम भी उनकी लाइफ में पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने इस प्रोजेक्ट को भी रियलिटी में बदलकर टाटा पावर कंपनी की शुरुआत की। साल 1904 जमशेद जी टाटा के बाद अब टाटा ग्रुप की बागडोर संभालने की बारी थी उनके बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा की। जब जमशेद जी टाटा का निधन हुआ तो टाटा ग्रुप के सामने बड़ा चैलेंज था जमशेद जी टाटा के अधूरे सपनों को पूरा करना, और दोराबजी टाटा ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ये तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि दोराबजी टाटा ने साल 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत की और साथ ही 1920s में उन्होंने टाटा ग्रुप के बिजनेस इंटरेस्ट को एक्सपेंड किया जिसमें टाटा पावर का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शामिल था। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सुन के आपके मन में दोराबजी टाटा और टाटा ग्रुप के लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। साल 1920 में एंटवर्प ओलंपिक्स और साल 1924 में पेरिस ओलंपिक्स में दोराबजी टाटा ने इंडियन एथलीट्स को फाइनेंस किया था और इंडिया के ओलंपिक ड्रीम को एक रियलिटी बनाया था। अब चूंकि दोराबजी टाटा का कोई बच्चा नहीं था, इसी वजह से दोराबजी टाटा के बाद टाटा ग्रुप की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी आई उनके भतीजे जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा पे, यानी कि JRD टाटा पर। JRD टाटा साल 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। अब अगर JRD टाटा के अचीवमेंट्स की बात करें तो ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन कुछ मेन चीजें मैं आपको बताता हूँ। इस वाली एयरलाइन का नाम तो ऑलमोस्ट हम सबने सुना ही होगा, ये है एयर इंडिया। इसकी शुरुआत साल 1932 में JRD टाटा ने ही की थी, क्योंकि JRD टाटा का एविएशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इनफैक्ट वो इंडिया के पहले लाइसेंस्ड पायलट भी थे। सर रतन टाटा JRD टाटा को ही अपना मेंटर मानते थे। उसका एक छोटा सा रीजन ये भी है कि इन दोनों का ही एविएशन में भयानक इंटरेस्ट था। शुरुआत में इसका नाम टाटा एयरलाइंस था, जिसके बाद में एयर इंडिया के नाम से जाना गया। आपको विश्वास नहीं होगा, पर इस एयरलाइन के चर्चे इतने मशहूर थे कि सिंगापुर की एयरलाइंस वालों ने अपने बंदों को एयर इंडिया से काम सीखने तक भेजा था। एयर इंडिया के इन्हीं चर्चों की वजह से और एक सुपर हिट एयरलाइन होने की वजह से भारत सरकार ने साल 1953 में इसे अपने अंडर ले लिया था। इन शॉर्ट, एयर इंडिया को भारत सरकार ने नेशनलाइज कर दिया था। साल 1945 में JRD टाटा की लीडरशिप में टाटा मोटर्स की शुरुआत हुई, जो टाटा ग्रुप का ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहला कदम था। साल 1956 में उन्होंने टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की शुरुआत की, जिसमें टाटा ग्रुप के एम्प्लॉइज के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए गए। JRD टाटा का मानना था कि एक हैप्पी वर्कफोर्स ही एक सक्सेसफुल बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है। इसके अलावा उन्होंने टाटा स्टील में 8 आवर वर्क डे और मैटरनिटी बेनिफिट जैसे रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया, जो उस समय ना तो किसी ने सुने थे और ना ही किसी ने इम्प्लीमेंट किए थे। इसके बाद साल 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की शुरुआत हुई। TCS का एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत ही बोल्ड मूव थी, क्योंकि उस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक नया और इमर्जिंग सेक्टर था। JRD टाटा का विजन था कि टाटा ग्रुप केवल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तक सीमित ना रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी अपनी पकड़ बनाए। शायद आप सोच रहे होंगे कि सर रतन टाटा JRD टाटा के बेटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और टाटा फैमिली का ट्री देखते हैं, ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। देखो, ये है नुसरवानजी टाटा, ये है उनके बेटे जमशेदजी टाटा। अब जमशेदजी टाटा के भी 2 बेटे हैं, दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा। अब समस्या ये थी कि ना तो दोराबजी टाटा का कोई बच्चा था और ना ही रतनजी टाटा का। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रतनजी टाटा ने नवल टाटा को गोद ले लिया। बड़े होने पर नवल टाटा की शादी सूनी कमिसेरिएट से हुई। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में नवल टाटा और सूनी कमिसेरिएट के यहाँ जन्म हुआ सर रतन टाटा का। इसका मतलब ये है कि जमशेदजी टाटा सर रतन टाटा के परदादा हैं, रतनजी टाटा उनके दादाजी हैं और नवल टाटा उनके पिताजी हैं। आई होप आप ये फैमिली ट्री समझ पा रहे हो और ये बात क्लियर करने में मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ कि JRD टाटा के बाद सर रतन टाटा ने ग्रुप का कारोबार तो संभाला, लेकिन JRD टाटा उनके पिता नहीं थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब सर रतन टाटा सिर्फ 7 साल के थे तभी उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। फॉलोइंग दिस सर रतन टाटा और उनके छोटे भाई जिमी टाटा की जिम्मेदारी उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने अपने कंधों पर ले ली। Both my brother and I were brought up by my grandmother, who played a very significant role in my early life. सर रतन टाटा का बचपन बेहद स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन था और बचपन से ही उन्हें पियानो और क्रिकेट खेलने का शौक था। सर रतन टाटा की अर्ली एजुकेशन मुंबई के चैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। इस टाइम की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। सर रतन टाटा की दादी उन्हें स्कूल से रोल्स रॉयस कार से लेने आती थी। अब सोचो पुराने टाइम की कार्स कैसी होती थी। उनकी हेडलाइट्स बड़ी बड़ी होती थी, जो सर रतन टाटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इनफैक्ट उन्हें उस रोल्स रॉयस कार में बैठने में शर्म सी आती थी। तो जब भी उनकी दादी उन्हें उस कार से लेने आती तो वो पैदल ही अपने घर की तरफ निकल जाते थे। सोच के देखो क्या सीन है, एक बच्चा आगे आगे बैग लेके चल रहा है और उसके जस्ट पीछे पीछे रोल्स रॉयस कार चल रही है, जो उसे स्कूल से घर के लिए ले जाने के लिए आई थी। I remember, for example, when going to school in Bombay, my grandmother used to have a huge Rolls Royce, which
which is quite old at that time. And it would embarrass my brother and me to be seen in that, so we'd walk home and the car would follow us. खैर, कैथेड्रल एंड जॉन कॉटन स्कूल के बाद उन्होंने कुछ साल शिमला के इस बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की थी। जब सर रतन टाटा सिर्फ 15 साल के थे, उनकी दादी ने फैसला किया कि उन्हें अच्छी एजुकेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स भेजा जाए। सर रतन टाटा इस एज में पहली बार इंडिया से बाहर निकले और उन्होंने न्यूयॉर्क के इस रिवरडेल कंट्री स्कूल में एडमिशन लिया। उनके लिए ये एक कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस था, नए लोग, नया कल्चर और नए चैलेंजेस। लेकिन सर रतन टाटा के लिए ये एक्सपोजर काफी अच्छा था, क्योंकि यहीं से उनकी सोच ग्लोबल बनने लगी। स्कूल पूरा करके सर रतन टाटा ने न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। ये दोनों डिग्रीज उन्होंने साल 1962 तक पूरी कर ली। इसके बाद अमेरिका की एक सिटी लॉस एंजलिस में उन्होंने एक आर्किटेक्चर फर्म में जॉब शुरू कर दी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ, उसके बाद उन्होंने जिंदगी भर शादी ना करने का ही फैसला ले लिया। मैं बात कर रहा हूँ सर रतन टाटा की लाइफ के उस चैप्टर की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यानी कि उनकी लव लाइफ के बारे में। जब सर रतन टाटा ने लॉस एंजलिस में काम करना शुरू किया, तभी उनकी जिंदगी में किसी की एंट्री हुई। सर रतन टाटा लॉस एंजलिस में एक लड़की से बेहद प्यार करने लग गए थे। उन्होंने सोचा था कि वो यूएस में ही सेटल हो जाएंगे और शादी करके एक नई लाइफ शुरू करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सर रतन टाटा की लव स्टोरी चल ही रही थी कि तभी एक दिन उन्हें इंडिया से एक अर्जेंट कॉल आया। ये कॉल उनकी दादी की खराब हेल्थ के बारे में था। सर रतन टाटा के लिए ये डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ उनका प्यार था और दूसरी तरफ उनकी दादी और उनकी जिम्मेदारियां थी। उन्होंने अपनी दादी की देखभाल के लिए वापस इंडिया आने का फैसला लिया और उस लड़की को अपने साथ इंडिया आने को बोला, ताकि यहाँ आके वो दोनों शादी कर सकें। पर उस टाइम इंडिया और चाइना के बीच वॉर शुरू हो गया, जिसकी वजह से लड़की के घर वालों ने उसे इंडिया भेजने से मना कर दिया। कुछ कुछ होता है मूवी का वो डायलॉग आपको याद है, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और प्यार भी एक बार ही होता है। कुछ इसी तरह अपने प्यार को ना पा सकने की वजह से सर रतन टाटा ने जिंदगी भर शादी ना करने का फैसला ले लिया। साल 1962 में सर रतन टाटा इंडिया वापस आते हैं और तभी एक बड़ा जॉब ऑफर भी उनके पास आता है। ये ऑफर कोई और नहीं बल्कि IBM जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट की तरफ से था। लेकिन JRD टाटा इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने सर रतन टाटा को बोला कि तुम इंडिया में रहकर IBM के लिए काम नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते थे कि तुम टाटा हो तो टाटा ग्रुप का बिजनेस एक्सपेंड करने में मदद करो। उस वक्त सर रतन टाटा IBM के ऑफिस में ही थे और वहीं उन्होंने एक टाइपराइटर पर अपना रिज्यूमे टाइप करके JRD टाटा को भेज दिया। इसके बाद सर रतन टाटा ने टाटा स्टील के एक प्लांट में ट्रेनी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने हर लेवल पर काम किया, चाहे वो लाइमस्टोन शवलिंग हो या फर्नेस में हाथ काले करना हो। आसान भाषा में बोलूं तो लाइमस्टोन शवलिंग मतलब हाथ से पत्थर उठाना और उसको जगह जगह शिफ्ट करना, और ये काम उन्होंने करीब 6 साल तक किया। यहाँ तक कि वो फैक्ट्री वर्कर्स के साथ ही रहते थे और उन्हीं की कैंटीन में खाना खाया करते थे। साल 1971 में रतन टाटा के करियर का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हुआ। इस दौरान उन्हें टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी नेल्को यानी कि नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड को रिवाइव करने की जिम्मेदारी मिली। रिवाइव कैसे? उस समय नेल्को काफी ज्यादा लॉस में चल रही थी और सर रतन टाटा को काम दिया गया उसको प्रॉफिट में लाने का। नेल्को का काम था रेडियो बनाना, लेकिन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से नेल्को दूसरी रेडियो कंपनीज के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही थी। सर रतन टाटा ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट, मार्केट एक्सपेंशन और नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। इन शॉर्ट उन्होंने रेडियोस बनाना बंद करवाया और सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर फोकस करना शुरू किया। जैसे टेक्नोलॉजी की मदद से रतन टाटा ने नेल्को जैसी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया और उसके बिजनेस को रिवाइव किया, वैसे ही आप भी अपने करियर को टेक एजुकेशन की मदद से रिवाइव कर सकते हो। आजकल के टेक एजुकेशन में डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा हाथ है एंड इम्पोर्टेंटली सिर्फ टेक सेक्टर में ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, फूड डिलीवरी, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे हर एक सेक्टर में डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप भी ऐसे ही एडवांसमेंट्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो Scalar.com जरूर ज्वाइन करो। Scalar आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग का सही ज्ञान देता है और 100+ कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स भी सिखाता है। You will also have free live master classes, one-on-one mentorships with people who are already working in big tech companies and help with interview preparations. Moreover, Scalar के थ्रू जब आप खुद को अपस्किल करने की सोच लेते हो तो Scalar आपका अंत तक साथ देता है। This means you also get to get in touch with Scalar's vast alumni network and get opportunities in top companies through their placement partners such as Netflix, Amazon, Flipkart and Google. In fact, 150% मीडियन हाइक के साथ 93% से ज्यादा स्केलर लर्नर्स को बिग टेक में प्लेसमेंट मिल चुका है। सबसे बेस्ट बात ये कि EMI ऑप्शंस की वजह से ये सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है। इनडायरेक्टली ये खुद पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट ही तो है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका फायदा अपस्किल होने के बाद आपको ही होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। Scalar.com पर जाकर आज ही अपनी करियर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करो। उनके एफर्ट्स की वजह से नेल्को की सेल्स बेटर होने लगी, लेकिन साल 1975 के अराउंड इमरजेंसी आने की वजह से पूरे देश में इकोनॉमिक कंडीशंस बिगड़ गई और नेल्को की सेल्स फिर से गिरने लग गई। लेकिन इन सब में
एक चीज जो प्रूव हो चुकी थी वो थी सर रतन टाटा की कैपेबिलिटी। अब साल 1974 में सर रतन टाटा को टाटा सन्स में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। अब चूंकि उन्हें टाटा ग्रुप के नेक्स्ट लेवल के चैलेंजेस को टैकल करना था तो उन्हें एक फॉर्मल बिजनेस एजुकेशन की नीड थी। इसलिए सर रतन टाटा ने फैसला किया कि वो अमेरिका जाकर MBA करेंगे। इसके लिए उन्होंने साल 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लिया। MBA कंप्लीट करके वापस आने के बाद साल 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया और साल 1991 में उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया गया। JRD टाटा, जिन्हें सर रतन टाटा अपना मेंटर मानते थे, उन्होंने एक हॉस्पिटल रूम में ही सर रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन अपॉइंट किया था। चेयरमैन बनते ही सर रतन टाटा के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से एक गुंडे ने उन्हें मारने तक की सुपारी दे डाली। एग्जैक्टली क्या हुआ था ये मैं आगे बताऊंगा। अब ये साल 1991 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त इंडिया की कंडीशन भी काफी क्रूशियल थी। रीजन था देश में नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत हो रही थी और ग्लोबल मार्केट्स के दरवाजे खुल रहे थे। इस बात का फायदा उठाते हुए सर रतन टाटा ने सबसे पहले तो टाटा ग्रुप के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया और एक नई स्ट्रेटजी अपना ली और ये मूव टाटा ग्रुप के लिए काफी माइलस्टोन साबित हुई। इस टाइम तक टाटा मोटर्स मेनली ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल्स बनाती थी, लेकिन सर रतन टाटा का विजन था कि टाटा एक पैसेंजर कार भी बनाए जो पूरी तरह से इंडिया में डिजाइंड और बिल्ट हो। ये डिसीजन उस समय काफी रिस्की माना जा रहा था क्योंकि टाटा मोटर्स का कार्स में कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। इसी के चलते साल 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिया की पहली इंडिजिनस कार यानी कि पूरी तरह से इंडिया में बनने वाली कार टाटा इंडिका लॉन्च की। इंडिका का नाम भी इस फैक्ट में ही छुपा हुआ था कि ये पूरी तरह से इंडिया में बनने वाली कार थी। इंडिका का इनिशियल रिस्पांस काफी अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी सेल्स गिरने लगी। सेल्स इतनी गिर गई कि टाटा मोटर्स के फाइनेंसेस ही वीक होने लग गए। कोई और सॉल्यूशन ना दिखने की वजह से सर रतन टाटा ने डिसीजन लिया कि वो फोर्ड कंपनी को अपना कार डिवीजन बेच देंगे। इसी सिलसिले में रतन टाटा फोर्ड कंपनी के हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग के लिए जाते हैं। मीटिंग टेबल के इस तरफ बैठे हैं सर रतन टाटा और इस तरफ बैठे हैं फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड। मीटिंग शुरू हुई और बिल फोर्ड ने सर रतन टाटा के लिए काफी इंसल्टिंग कमेंट्स करना भी शुरू कर दिया। बिल फोर्ड ने बोला, अगर तुम्हें कार्स बनाना ही नहीं आता तो ये डिवीजन शुरू ही क्यों किया था? और बिल फोर्ड यहाँ भी नहीं रुका, उसने ये तक बोल डाला कि तुम्हारी कंपनी खरीद कर तो हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। इतना सब सुनने के बाद सर रतन टाटा बिना कुछ जवाब दिए इस डील को कैंसिल करके वापस इंडिया आ गए। समय बीतता गया और टाटा ग्रुप बड़ा होता गया और सर रतन टाटा की लीडरशिप के दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने एक नई पोजीशन को हासिल किया। साल 2004 में TCS भी पब्लिकली लिस्ट हो गई और देखते ही देखते ये टाटा ग्रुप की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। इसके अलावा टाटा मोटर्स इंडियन इंजीनियरिंग सेक्टर की पहली कंपनी बनी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिकली लिस्ट हुई। इसके बाद सर रतन टाटा कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने टाटा ग्रुप की रीच को ग्लोबल स्केल पर एक्सपेंड करने के लिए दूसरे देशों की कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया। शुरुआत हुई साल 2000 में जब उन्होंने ब्रिटेन की एक चाय कंपनी टेटली को एक्वायर कर लिया। अब टाटा ग्रुप एक बड़ा नाम बन चुका था। साल 2007 में सर रतन टाटा ने एक और बड़ा काम किया और वो था यूके की स्टील जाइंट कोरस को $12 बिलियन में खरीदना। आप बिलीव नहीं करोगे पर ये एक्विजिशन उस टाइम तक का सबसे बड़ा इंडियन ओवरसीज एक्विजिशन था और इसने टाटा स्टील को दुनिया के टॉप स्टील प्रोड्यूसर्स में शामिल कर दिया। टाटा ग्रुप को ग्लोबल बनाने की इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है साल 2008 में। हुआ कुछ ऐसा था कि साल 2008 में पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि मंदी आ गई थी और हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी। फोर्ड कंपनी याद है ना, वही जिसने सर रतन टाटा की बेइज्जती की थी। लेकिन अब की बार सिचुएशन दूसरी थी। टेबल के इस वाली साइड पर बैठे हैं सर रतन टाटा और इस वाली साइड पर हैं बिल फोर्ड। लोग सेम हैं, बस डिफरेंस ये है कि इस बार बिल फोर्ड अपनी लग्जरी कार ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर यानी कि JLR को बेचना चाहता है। सर रतन टाटा ने डिसाइड किया कि वो JLR को खरीदेंगे। उस वक्त बहुत लोगों को लगा कि ये डिसीजन रिस्की है क्योंकि उस समय JLR ब्रांड भी खुद लॉसेस में ही चल रहा था। स्टिल साल 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड्स को $2.3 बिलियन में एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन के टाइम बिल फोर्ड ने सर रतन टाटा से कहा, इस डील के थ्रू आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये ब्रांड्स हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ बन गए थे। ये मूवमेंट पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट था क्योंकि जो कंपनी सर रतन टाटा को एक टाइम पर ह्यूमिलिएटिंग रिमार्क्स दे रही थी, अब वो अपने ही ब्रांड्स टाटा कंपनी को ही बेच रही थी। जैगुआर और लैंड रोवर ने टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स को काफी बूस्ट किया और ग्लोबल मार्केट में टाटा की रेपुटेशन को और ज्यादा मजबूत बना दिया। एक बार फिर मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। साल 2003 सर रतन टाटा बारिश में मुंबई की सड़क पर अपनी कार में बैठे हुए हैं। उनकी नजर एक फैमिली पर पड़ती है जो एक स्कूटर पर चल रही थी। एक स्कूटर और 4 लोग बारिश में भीगते हुए और बैलेंस करते हुए। हालत आप समझ ही रहे होंगे। सर रतन टाटा को भी देखकर यही लगा कि ये लोग गिर जाएंगे और बदकिस्मती से वही हुआ। यहीं से उनके दिमाग में ये बात आई कि हर इंडियन फैमिली के पास एक कार होनी चाहिए ताकि उन्हें ऐसे मुश्किल हालातों का सामना ना करना पड़े। थॉट अच्छा था लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। प्रॉब्लम थी कार का प्राइस, क्योंकि एक आम आदमी बहुत महंगी गाड़ी नहीं खरीद सकता। यही वो मोमेंट था जब सर रतन टाटा के दिमाग में एक आइडिया आया एक ऐसी कार बनाने का जिसकी कीमत कम हो ताकि हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली खरीद सके और इस आइडिया का नाम रखा गया टाटा नैनो। साल 2008 में टाटा नैनो को ऑफिशियली लॉन्च किया गया और एक बार के लिए तो इसने दुनिया में तहलका मचा दिया। टाटा नैनो न्यूज हेडलाइंस में हिट हो रही थी और इसे वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार के नाम से बोला जाने लगा। सैडली ये टैगलाइन ही
आगे चलकर नैनो की मुश्किलों की सबसे बड़ी वजह बन गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने टाटा नैनो को एक फेलियर बना दिया। सबसे बड़ी वजह थी नैनो का परसेप्शन। देखो, हुआ कुछ ऐसा कि नैनो को वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार नाम से मार्केट किया गया था। ये टैगलाइन सुनने में भले ही अट्रैक्टिव लगे, लेकिन इंडियन कस्टमर्स के लिए ये टैगलाइन एक बेइज्जती की बात सी लग रही है। नैनो के लिए चीप का मतलब था अफोर्डेबल, लेकिन लोगों ने इसे लो क्वालिटी के तौर पर देखना शुरू कर दिया। इंडियन मिडिल क्लास के लिए कार सिर्फ एक नेसेसिटी नहीं है, बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी है। और जब इस प्रोडक्ट को चीपेस्ट कार के तौर पर प्रमोट किया गया तो लोगों ने इसे खरीदने में हेजिटेशन दिखाया। इनफैक्ट सर रतन टाटा ने टाटा नैनो के फेलियर्स को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने कहा था कि टाटा नैनो का कॉन्सेप्ट और इंटेंशन सही था, लेकिन शायद मार्केट की अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी रह गई। खैर, साल 2012 में सर रतन टाटा ने अपनी चेयरमैन की पोजीशन से रिटायरमेंट ले लिया और सबसे बड़ी बात, अपने 21 साल के करियर में उन्होंने टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ा दिया। सर रतन टाटा की रिटायरमेंट के बाद अगला चेयरमैन बनाया गया साइरस मिस्त्री को। वैसे तो सब ठीक था, लेकिन सर रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के काम करने के तरीके काफी अलग थे। सर रतन टाटा हमेशा नए आइडियाज को अपनाने और रिस्क लेने के लिए जाने जाते थे। वहीं दूसरी तरफ साइरस मिस्त्री का काम करने का तरीका थोड़ा सेफ साइड का था। उन्होंने कंपनी की फाइनेंशियल हालत को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया और खर्चों को संभाल कर चलाना चाहा। मिस्त्री ने सोचा कि कई लॉस में चल रहे बिजनेसेस को बंद कर देना चाहिए ताकि कंपनी का पैसा बर्बाद ना हो, जो सर रतन टाटा के विजन से अलग था। सर रतन टाटा को टाटा ग्रुप की पुरानी वैल्यूज और पहचान बनाए रखना पसंद था, जबकि मिस्त्री ने सोचा कि पुराने बिजनेसेस जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। इन अलग अलग सोच की वजह से उनके बीच डिफरेंसेस बढ़ने लगे और आखिरकार साल 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन की पोजीशन से ही हटा दिया और सर रतन टाटा खुद कुछ टाइम के लिए इंटरिम चेयर बने और फिर साल 2017 में एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया गया। एन चंद्रशेखरन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक पैशनेट मैराथन रनर हैं और उन्होंने दुनिया भर में कई मैराथन्स कंप्लीट किए हैं। खैर, मैंने पहले बताया था ना कि चेयरमैन बनने के बाद सर रतन टाटा की लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आया था कि एक गैंगस्टर ने उन्हें मारने की सुपारी तक दे डाली थी। ध्यान से सुनो एग्जैक्टली हुआ क्या था। बात है साल 1991 की। सर रतन टाटा को चेयरमैन बने हुए बस 15 दिन हुए थे कि तभी एक गैंगस्टर उनकी कंपनी टाटा मोटर्स से पैसा मांगना शुरू कर देता है। 15 days after I became the chairman, we had a huge union eruption in Telco, which now is called Tata Motors. उसके साथ करीब 200 गुंडे थे जो धमकियां दे रहे थे। कंपनी के 4000 एम्प्लॉइज का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन डर तो उन्हें भी लगने लगा था। शुरू में कंपनी के मैनेजमेंट ने इस खतरे को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जल्द ही हालात खराब होने लग गए। अब सर रतन टाटा पर दबाव था कि वो गैंगस्टर की डिमांड्स मान लें और उसे पैसे देकर मामला शांत कर दें। लेकिन सर रतन टाटा को पता था कि अगर वो झुक गए तो गैंगस्टर उनकी कंपनी के लिए हमेशा ही खतरा बनता रहेगा। इनफैक्ट वो गैंगस्टर इतना पावरफुल था कि पुलिस भी ज्यादा मदद नहीं कर पा रही थी। हद तो तब हो गई जब उस गैंगस्टर ने टाटा मोटर्स के एम्प्लॉइज पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। एम्प्लॉइज में डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने काम करने के लिए प्लांट पर आने से मना ही कर दिया। इस मुश्किल का सॉल्यूशन निकालने के लिए सर रतन टाटा ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला ये था कि वो भी प्लांट में एम्प्लॉइज के साथ ही काम करेंगे। इससे एम्प्लॉइज को हिम्मत मिली और धीरे धीरे वो प्लांट में काम करने के लिए वापस आने लगे। I put out a call to the workers to come back. They were all afraid of coming back because of what he would do to their families. इसके अलावा सर रतन टाटा ने पेपर में एड निकाले और ये दिखाया कि लोग काम पर लौट आए हैं और प्लांट फिर से चल रहा है। आखिरकार गैंगस्टर को पुलिस ने अरेस्ट कर ही लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जेल से बाहर आने के बाद उस गैंगस्टर ने सर रतन टाटा को मारने की सुपारी तक दे दी थी। He, in turn, as soon as he got out of jail, put out a contract that he was going to kill me. लेकिन यू नो द रेस्ट। फॉर्चुनेटली कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं हुआ। तो सर रतन टाटा ने कई स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्टर के रूप में इन्वेस्टमेंट किए हैं। एंजल इन्वेस्टर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी नए बिजनेस या स्टार्टअप के स्टार्टिंग के टाइम में पैसा लगाता है जब उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। शॉर्ट में इसे ऐसे समझ लो कि सर रतन टाटा इन सब स्टार्टअप्स के लिए भगवान है। सर रतन टाटा ने करीब 45 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट की थी, जिनमें से कुछ फेमस कंपनीज की लिस्ट देख लो। ओला, पेटीएम, जिवामी, अर्बन क्लैप, स्नैपडील, क्योरफिट, लिबरेट, फर्स्ट क्राई, लेंसकार्ट, ब्लू स्टोन, कार देखो एक्सेट्रा। इनफैक्ट सर रतन टाटा को उनके अचीवमेंट्स और काम की वजह से काफी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। साल 2000 में देश का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण, साल 2008 में देश का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, साल 2009 में इटली का ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी कि वहां का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, साल 2014 में ब्रिटेन का नाइट ग्रैंड क्रॉस। इनफैक्ट साल 1950 के बाद ये अवार्ड पाने वाले सर रतन टाटा फर्स्ट इंडियन थे। साल 2016 में फ्रांस का लीजन दे ऑनर, साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसके अलावा ये देखो, ये है सर रतन टाटा के सबसे फेवरेट डॉग्स टीटो और टैंगो। सर रतन टाटा का अपने डॉग्स के लिए प्यार इतना ज्यादा है कि उन्होंने अपने डॉग के लिए ब्रिटेन के राजा प्रिंस चार्ल्स से मिलना ही कैंसिल कर दिया था। सुनना एग्जैक्टली हुआ क्या था।
देखो हुआ कुछ ऐसा था कि इवेंट से कुछ दिन पहले सर रतन टाटा के डॉग टीटो की तबीयत खराब हो गई थी। अब उनके पास दो चॉइसेस थे, पहला तो ब्रिटेन के राजा प्रिंस चार्ल्स से अवार्ड ले लें और दूसरा अपने डॉग के पास रहकर उसकी केयर करें। एंड गेस व्हाट, उन्होंने टीटो की केयर करने के लिए प्रिंस चार्ल्स से मिलने वाले अवार्ड फंक्शन में जाना ही कैंसिल कर दिया। ये बात तो हम सबको पता ही है कि नॉर्मली डॉग्स को होटल्स में अलाउ नहीं किया जाता है, खास करके लग्जरी होटल्स में। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे ये सुन के कि मुंबई का ताज होटल अकेला ऐसा 5 स्टार होटल है जहां स्ट्रीट डॉग्स को फ्रीली आने की परमिशन है। सिर्फ परमिशन ही नहीं बल्कि ये डॉग्स आराम से वहां आकर सो भी सकते हैं। इवन उन्होंने ये भी इंश्योर किया था कि अगर होटल के आसपास कोई स्ट्रीट डॉग दिखता है तो उसे अंदर आने दिया जाए, उसकी देखभाल की जाए और उसे खाना पानी दिया जाए। मोरोवर इसी डॉग लव की वजह से ही सर रतन टाटा को अपना बेस्ट फ्रेंड शांतनु नायडू भी मिला। हाँ, मैं ऐसी लड़के की बात कर रहा हूँ जो आपने काफी बार कई वीडियोस में सर रतन टाटा के साथ देखा होगा। बात है साल 2014 की, जब शांतनु नायडू पुणे में टाटा एलेक्सी में जॉब कर रहा था। एक दिन उसने देखा कि स्ट्रीट डॉग्स रात में गाड़ियों से टकराकर मर जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए शांतनु ने ग्लो इन द डार्क कॉलर्स का आइडिया निकाला, जिससे ड्राइवर्स रात में डॉग को देख पाते थे और एक्सीडेंट्स कम होने लग गए। उसने इस इनिशिएटिव को मोटोपॉज नाम दिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलर्स बनाने और बांटने शुरू कर दिए। इस प्रोजेक्ट ने पुणे की सड़कों पर कई डॉग्स की जान बचाई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शांतनु के पास पैसों की कमी हो रही थी। इसी के चलते शांतनु के पापा ने उसे सर रतन टाटा को कांटेक्ट करने की राय दी। शांतनु ने लेटर लिख तो दिया, लेकिन उसे कोई विश्वास नहीं था कि सर रतन टाटा का कोई जवाब आएगा। कुछ दिन गुजर गए, शांतनु ने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि तभी शांतनु को टाटा ग्रुप के ऑफिस से कॉल आया कि सर रतन टाटा उससे मिलना चाहते हैं। मुंबई के बॉम्बे हाउस में शांतनु की सर रतन टाटा से मुलाकात हुई। सर रतन टाटा ने उसके इनिशिएटिव की तारीफ की और शांतनु के पैशन से काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए। उन्होंने न केवल मोटोपॉज को सपोर्ट किया बल्कि शांतनु को खुद के साथ काम करने का चांस दिया। सर रतन टाटा और शांतनु का बॉन्ड इतना अच्छा बन गया था कि सर रतन टाटा ने उसके कॉन्वोकेशन पर जाने का इन्विटेशन भी एक्सेप्ट कर लिया था। पर जब वो वहां जा नहीं पाए तो शांतनु के घर जाके उसके साथ ये वाली फोटो क्लिक करवाई जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सर रतन टाटा के उन कामों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से उनका नाम अमर हो गया है और जिनकी वजह से उनको भारत का रत्न बोला जाता है। टाटा ट्रस्ट इंडिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए सर रतन टाटा ने मेनली जिन सेक्टर्स में काम किया है वो है एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर। एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं, पर शुरुआत एजुकेशन से करेंगे। सर रतन टाटा ने इंडिया के कॉलेजेस जैसे IIT बॉम्बे, IISc बेंगलोर और कई इंस्टीट्यूट्स को सब्सटेंशियल डोनेशन दिए हैं। इन डोनेशंस की मदद से नई रिसर्च फैसिलिटीज और स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा चुकी है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियली कमजोर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए $25 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड बनाया है, यानी कि करीबन 210 करोड़ रुपए, जिससे इंडियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन ले सकें। ऐसे ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में टाटा हॉल बनाने के लिए $50 मिलियन का डोनेशन दिया, यानी कि करीबन 420 करोड़ रुपए। ये एक डेडिकेटेड स्कॉलरशिप फंड था जिससे कई इंडियन स्टूडेंट्स को वहां पढ़ने का मौका मिला। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि आपने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम नहीं सुना होगा। हाँ, वही टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो सर दोराबजी टाटा ने इसलिए बनवाया था क्योंकि उनकी पत्नी लेडी मेहरबाई टाटा कैंसर से गुजर गई थी। उस वक्त उन्होंने देखा कि इंडिया में प्रॉपर कैंसर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज नहीं थी। इस पर्सनल लॉस से इंस्पायर होकर उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया में एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जो लोगों को सही तरीके से कैंसर ट्रीटमेंट दे सके, वो भी अफोर्डेबल रेट्स पे। यही सोचकर उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की शुरुआत की ताकि दूसरे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो सर दोराबजी टाटा ने जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बनवाया था उसको इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करने में सर रतन टाटा ने खूब मेहनत की। ऑल्सो कोविड-19 के टाइम जब पूरे देश में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तब सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को अर्ज किया था कि वो भी इस मुश्किल की घड़ी में देश का साथ दें। और आप बिलीव नहीं करोगे कि सर रतन टाटा ने एक ही झटके में 1500 करोड़ रुपए डोनेट करने का फैसला ले लिया था। टाटा ने रूरल एरियाज में टाटा स्वच्छ जैसी सस्ती वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स की शुरुआत की। सर रतन टाटा ने यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट किए ताकि उन्हें जॉब्स मिल सकें। इसके अलावा उन्होंने सस्ते हाउसिंग सॉल्यूशंस पर भी काम किया है ताकि लो इनकम फैमिलीज के लिए घर बनाना आसान हो सके। उन्होंने टाटा हाउसिंग के तहत अफोर्डेबल टाटा प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए। टाटा का ये जेस्चर उनकी इंसानियत और एम्पैथी का बेस्ट एग्जांपल है। मोरोवर, रतन टाटा जब 83 साल के थे तब वो मुंबई से पुणे एक एम्प्लॉय से मिलने चले गए जो कि काफी समय से बीमार था, वो भी बिना किसी मीडिया या सिक्योरिटी के। सर रतन टाटा क्वाइटली मेड दिस जेस्चर, प्रूविंग दैट इंसानियत पैसे से बढ़कर है। और हाँ, वो फेमस इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा जब एक बार एक लड़की ने सर रतन टाटा की पोस्ट पर कांग्रेचुलेशंस छोटू कमेंट कर दिया था, तो लोगों ने उसके कमेंट पर नेगेटिव और हार्श रिप्लाईज करना शुरू कर दिया था। ये तो आपको भी पता है कि जब लिमिट पार होती है तो नेगेटिव कमेंट्स किस हद तक चले जाते हैं। इसी वजह से लड़की ने अपना कमेंट डिलीट भी कर दिया था। इस बैकलैश को देखकर सर रतन टाटा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो उस लड़की के साथ ऐसा रूड बिहेवियर ना करें। सर रतन टाटा ने जो स्टोरी लगाई थी वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इनफैक्ट सर रतन टाटा ने उस लड़की को फिर से कमेंट करने के लिए भी कहा और ये दिखा दिया कि उनके लिए रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। सर रतन टाटा के जाने से उनकी फैमिली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और उनके जाने से एक बड़ा सवाल ये भी उठ गया कि उनका वारिस कौन बनेगा। ये तो आपने न्यूज में सुना ही होगा कि नोएल टाटा अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। हो सकता है अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो और ये सोच रहे हो कि टाटा ट्रस्ट
टाटा ग्रुप और टाटा सन्स में आखिर फर्क क्या है? तो देखो, जैसा कि इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया है, सबसे टॉप पर आते हैं टाटा ट्रस्ट, उसके अंडर आता है टाटा सन्स और उसके भी अंडर आता है टाटा ग्रुप्स। असल में ये सबसे ऊपर वाला टाटा ट्रस्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो सर दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा ने एस्टेब्लिश किया था। टाटा सन्स के शेयर का बड़ा पार्ट इन ट्रस्ट के पास है और ये ट्रस्ट काफी सारा पैसा सोसाइटी के वेलफेयर में लगाते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। उसके जस्ट नीचे वाला यानी कि ये टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी है जो टाटा ग्रुप की मेजर कंपनीज को कंट्रोल करती है। टाटा सन्स के पास इन कंपनीज के शेयर्स हैं और ये पेरेंट कंपनी जैसा काम करती है। टाटा सन्स को मैनेज करता है टाटा का लीडरशिप, जैसे चेयरमैन। और ये सबसे नीचे वाला ऑप्शन यानी कि टाटा ग्रुप एक अम्ब्रेला टर्म है जो उन सारी कंपनीज को कवर करता है जो टाटा के नाम से काम करती हैं, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, TCS एक्सेट्रा। बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ कंपनीज हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। तो मेनली यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है? नोटिस करने वाली बात यह है कि सर रतन टाटा चेयरमैन थे टाटा ट्रस्ट के और अब उनके स्वर्गवास के बाद नोएल टाटा जी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बन चुके हैं। और टाटा ग्रुप और टाटा सन्स के चेयरमैन तो एन चंद्रशेखरन जी हैं ही, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन शॉर्ट टाटा सन्स की लगभग 66% ओनरशिप टाटा ट्रस्ट के पास है। इसका मतलब है कि टाटा ट्रस्ट इनडायरेक्टली टाटा ग्रुप की सभी कंपनीज पर मेजर कंट्रोल रखता है। सर रतन टाटा इसी ट्रस्ट के चेयरमैन थे और अब नोएल टाटा भी इसी ट्रस्ट के चेयरमैन बन चुके हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि नोएल टाटा जी और सर रतन टाटा का रिश्ता हाफ ब्रदर्स का है। सर रतन टाटा के फादर नवल टाटा ने 2 बार शादी की थी। सर रतन टाटा उनकी पहली वाइफ सोनी टाटा के बेटे हैं और नोएल टाटा जी उनकी सेकंड वाइफ सिमोन टाटा के बेटे हैं। तो दोनों का डायरेक्ट फैमिली कनेक्शन है, लेकिन अलग अलग मदर्स से। 9 अक्टूबर 2024 को इंडिया ने अपना सबसे बड़ा रत्न खो दिया। सर रतन टाटा हमेशा चाहते थे कि उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में याद किया जाए जिसकी वजह से दुनिया में कुछ बदलाव आया हो। What I said earlier, I'd like to be remembered as a person who made a difference. सर रतन टाटा के फ्यूनरल में हजारों लोग अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने गए थे, लेकिन सबसे अजीब चीज जो वहाँ हुई वो सुन के हो सकता है आपकी आंखें भी नम हो जाएं। सर रतन टाटा का एक पेट डॉग है गोवा। गोवा एक स्ट्रीट डॉग था जो उन्हें गोवा में ही मिला था। वो हमेशा सर रतन टाटा के साथ ही रहता था। सर रतन टाटा के जाने के बाद गोवा ने खाना खाना बंद कर दिया है और वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे वो सर रतन टाटा के पास ही बैठा है। खैर, इस 3D एनिमेटेड वीडियो में मैंने बताया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर की लाइफ कितनी विचित्र होती है। क्लिक करो और जरूर देखो।